हेलो बच्चों। अपन पढ़ेंगे आज क्लास 8 फोर्थ चैप्टर दहन और ज्वाला। इसका एक लेक्चर मैंने ले लिया, ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में अपन ने मेन शब्दावली और कोई कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। सेकंड लेक्चर में अपन बात करेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर की। इसमें कितने सारे क्वेश्चन आंसर थे फोर्थ चैप्टर में, सारे लेके आया हूँ। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी वगैरह हैं और क्वेश्चन आंसर भी हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, बहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। बहन, जिन परिस्थितियों में दहन हो सकता है वे इस प्रकार हैं। देखो, बहन बहन मतलब ईंधन की आवश्यकता की ईंधन के रूप में हो सकता है, और वायु की आवश्यकता में होता है, ज्वलन ताप की अवस्था में हो सकता है। ऑक्सीजन, जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसको जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो उसमें किस परिस्थितियों में हो सकता है, कोई वस्तु है वो जलने के लिए उसे क्या क्या चाहिए और किस परिस्थितियों में वह जल सकती है। इस क्वेश्चन में यही समझा गया है कि फर्स्ट अपने को याद रखना है कि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वह वस्तु जलेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग बुझ जाएगी है। तो इसमें लिखा है कि वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी रहती है ईंधन, जब किसी चीज़ को जलाते हैं, लकड़ी होती है, कागज होती है, तो ये ईंधन मान लेते हैं। ऐसे कोई भी चीज़, लकड़ी है, ईंधन वगैरह, कोई प्लास्टिक जलाता है तो उसे ईंधन मानेंगे कि वो जल रही है अभी, और जो चीज़ जलती हो ईंधन मानते हैं, ठीक है। और ज्वलन ताप जब अपन किसी चीज़ को जलाते हैं तो जो आग लगती है वो कितनी होनी चाहिए। लोहा को पिघलाने के लिए ज्वलन ताप अगर होता है, कागज को जलाने के लिए उसका ज्वलन ताप अलग होता है। इसे हर किसी ईंधन का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। तो ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये फोर्थ चैप्टर जो दहन और ज्वाला है उसमें बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान से इसमें देखना कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है, ठीक है। जब अपन लकड़ी या कोयला जलाएंगे तो वायु में प्रदूषण बढ़ जाता है, वायु में प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला प्रचलित ईंधन द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी है। एलपीजी का फुल फॉर्म है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो घरों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन क्या है। ईंधन अपन को ईंधन लकड़ी भी हो सकती है, जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो ईंधन उसको मान लेते हैं, ठीक है। और वो अलग अलग ईंधन होता है, वो एक फिक्स ज्वलन ताप पर जलता है। ज्वलन ताप उसको दी जाने वाली ऊष्मा या ऊर्जा जिस पे वह जल सके। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो सिलेंडर होती है, जो घरेलू घर होते हैं, जो खाना बनाते हैं, जो सिलेंडर में जो गैस भरी होती है उसे एलपीजी गैस कहते हैं। इसका याद रखना, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। दूसरा, घरों में काम आने वाला प्रचलित ईंधन द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। देखो, जब कोई ईंधन को जलाते हैं तो जब तक ज्वलन ताप उसको मिलेगा, जिसकी ईंधन को जिस ऐसे लकड़ी होती है तो उसका एक ज्वलन ताप फिक्स रहता है कि इसने ज्वलन ताप पर यही लकड़ी जल जाएगी। अलग अलग वस्तु होती है, पन्नी होती है, उसका ज्वलन ताप अलग रहता है, कागज होता है उसका ज्वलन ताप अलग रहता है कि इतनी इसको ऊर्जा या ऊष्मा देंगे तो यह जल जाएगी। तो किसी चीज़ को जलाने के लिए उसको ज्वलन ताप एक फिक्स मात्रा में देने की बहुत आवश्यकता होती है, तभी वो जल पाएगा। ऐसे अपन लकड़ी को जलाएंगे तो उसका ज्वलन ताप अलग होगा, उसको जितना जो उसका ज्वलन ताप होता है उतनी ही अपन उसको ऊर्जा या ऊष्मा देंगे जिससे वो जल जाए। ज्वलन ताप अधिक गर्म करना आवश्यक होता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। कहीं भी आग लगी हो तो उसको सोचो कि इसको पानी डाल के इसको बुझा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जब कहीं आग लगती है तो उसको जल द्वारा नियंत्रण नहीं कर सकते। ऐसे विद्युत उपकरणों में जब आग लगी होती है तो उसको जल डालने से वो आग नहीं बुझती है, इसलिए जल आग बुझाने का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो कोई नियंत्रण करने वाला कोई वो उपकरण नहीं है कि द्रव नहीं है कि जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। समझ गया।
तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जो तेल में आग लगी होती है उसको जल द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको नहीं किया जा सकता क्योंकि जो जब तेल में अपन जल डालते हैं तो क्या होता है कि जो जल होता है वो ऊपर रह जाता है और जो तेल होता है वो नीचे रह जाता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर अपन पढ़ेंगे तीसरा। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। सामान्य ईंधनों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जैसे हानिकारक उत्पादों की मात्रा अधिक होती है, जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। सीएनजी इन प्रदूषणों की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए सीएनजी एक अच्छा स्वच्छ ईंधन है। इस क्वेश्चन में अपन बात कर रहे हैं कि सीएनजी से कैसे हमारे वायु प्रदूषण कम हुआ है सीएनजी के उपयोग से। क्योंकि सीएनजी में क्या रहता है, सीएनजी लकड़ी जो पेट्रोल होती है वो ज़्यादा प्रदूषित होती है, सीएनजी कम प्रदूषित होती है, क्योंकि जो पेट्रोल होती है वो बहुत सारे हानिकारक अपशिष्ट छोड़ती है। इसमें जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इसमें लिखा है, आप लिख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक जो गैस होती है जो जलने के बाद छोड़ती है, अपशिष्ट में आती है। जब पेट्रोल या डीजल को जलाते हैं तो जो धुआं के रूप में निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इससे क्या होता है, इससे आंखों में जलन होने लगती है, अंधापन हो सकता है, आंखें खराब भी हो सकती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जैसे हानिकारक होती हैं। लेकिन सीएनजी में ऐसा कुछ नहीं है। सीएनजी जब उसको जलाते हैं तो अधिक ऊर्जा निकलती है और इससे कोई हानिकारक सल्फर नहीं निकलते हैं, ठीक है। इसलिए सीएनजी को अच्छा गैस माना गया है। जो आने वाले समय में आजकल देखो कि गाड़ी वगैरह आती है तो उसमें भी सीएनजी टंकी देते हैं वो लोग। सीएनजी सस्ती भी है, अच्छी भी है और कम प्रदूषण फैलाने वाली गैस भी है। ये तो वही आ गया। आप समझेंगे फोर क्वेश्चन है ये 4, ठीक। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। इसमें एलपीजी और लकड़ी की तुलना की जा रही है कि कौन अच्छी है कौन खराब है, ये अपने को बताना है। इसमें एलपीजी और लकड़ी, ऊर्जा ऊष्मीमान अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रदूषण कम प्रदूषण होता है। देखो एलपीजी अच्छी है, कम प्रदूषण फैलाती है, ठीक है। और लकड़ी होती है वो अधिक प्रदूषण या अपशिष्ट छोड़ती है, क्योंकि अपशिष्ट का मतलब ऐसा मान लो कि जब लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें राख मिलती है, जो राख निकलती है काली काली, तो वही अपशिष्ट है। तो ये अपशिष्ट छोड़ती है, लेकिन जो एलपीजी होती है कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती है, ठीक है। और जो लकड़ी होती है वो प्रदूषण ज़्यादा करती है, धुआं उठता है उससे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन एलपीजी कोई प्रदूषण नहीं फैलाती है, ठीक है। इसकी मात्रा में कम प्रदूषण फैलाती है, कम प्रदूषण, ऐसा नहीं कोई प्रदूषण नहीं फैलाती, नहीं, इसकी मात्रा में कम प्रदूषण फैलाती है। अवशेष नहीं छोड़ती, कोई अवशेष, कोई राख वगैरह लकड़ी जलती है तो कोई राख छोड़ती है, तो ये एलपीजी होती है, कोई राख नहीं छोड़ती है, ठीक है। और राख के रूप में अपशिष्ट छोड़ती है, ठीक है। इसमें कहते हैं भंडारण या वाहन कि जो एलपीजी होती है उसको गाड़ियों में या किसी छोटी जगह पे सिलेंडर में भरना आसान होता है, कम जगह घेरती है और आसानी से किसी भी चीज़ में भरी जा सकती है। लेकिन भंडारण के लिए अधिक जगह चाहिए।
जो लकड़ी होती है उसे भंडारण के लिए अधिक जगह चाहिए होती है और इससे भंडारण व वाहन में कम आसान मतलब वाहन में भी कम जगह में ये बन जाती है। टंकी रहती है छोटी एलपीजी की, जो नई गाड़ियों में लोग खरीदते हैं उसमें आती है एलपीजी, वो सस्ती भी होती है। और एलपीजी और जो सिलेंडर वगैरह में एलपीजी आती है और गाड़ियों में सीएनजी का उपयोग करते हैं। अपन बात करें प्रश्न नंबर 5। विद्युत उपकरणों से संबंधित आग पर नियमन हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। पहला क्वेश्चन इसमें है, विद्युत उपकरणों से संबंधित आग पर नियमन हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। पहला आपने इसमें कागज समझेंगे क्या कह रहा है। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। जिसकी फेयर नहीं बनी हो वो उसके लिए है, जिसकी फेयर नहीं बनी हो तो वो ये सारी चीज़ नोट्स कर सकता है, अपनी फेयर बना सकता है, उसको याद कर सकता है। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है और इसको याद करो और आसानी भाषा में इसको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है। विद्युत के उपकरणों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। देखो है और आग को बुझाने की कोशिश करने वालों को नुकसान हो सकता है। इस क्वेश्चन में ये दिया रहा है कि जब कोई विद्युत उपकरणों में खम्मा वगैरह या बिजली घर वगैरह मान लेते हैं, उसमें अगर आग लग गई या डोरी वोरी कोई सर्किट हो गया, घर में बोर्ड रहता है लाइट वगैरह चटकनिया वाला, तो उसमें आग लग गई तो उसमें जब ढूंढे कि पानी से उसको बुझाना ही। इससे अगर पानी से बुझाएंगे जो बुझाने वाला व्यक्ति होगा उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब अपन समझेंगे कि उसमें जल में विद्युत प्रवाह हो सकती है। प्रवाह मतलब जल के द्वारा विद्युत प्रवाह हो सकती है, जा सकती है। लकड़ी करेंगे तो लकड़ी क्या है, लकड़ी होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन जल होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। इसमें सुचालक और कुचालक का याद रखना। इसमें दिया गया है कि सुचालक, ये इसको याद रखना। सुचालक मतलब होता है कि जल के द्वारा वो जो लाइट वगैरह है, जो विद्युत है वो प्रवाह हो सकती है, जा सकती आर पार जा सकती है। ठीक है। जल में करंट आ सकता है, ऐसा मान लो जल के द्वारा करंट लग सकता है, इसलिए सुचालक। लकड़ी की बात करते हैं, लकड़ी होती है तो कुचालक आता है, क्योंकि जो लकड़ी होती है, गीली लकड़ी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि गीली लकड़ी होती है उसमें रहती है जल, उसमें रहती है नमी। गीली लकड़ी, अगर गीली लकड़ी है उसमें करंट आ सकता है, उसमें विद्युत प्रवाह हो सकती है। वो क्या होगी, वो जल की वो लकड़ी होगी, वो विद्युत की सुचालक होगी। सुचालक का मतलब होता है कि उसमें प्रवाह हो सकता है विद्युत। अगर सूखी लकड़ी की बात करें तो वो है विद्युत की कुचालक होगी। तो जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसमें यह याद रखना। ठीक है। का क्वेश्चन याद कर दे। लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है। सही बात है, अभी मैंने समझा था कि लकड़ी की तुलना में, क्योंकि लकड़ी होती है उसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है भंडारण के लिए। लकड़ी अपशेष छोड़ती है, राख वगैरह छोड़ती है और वायु को प्रदूषण करती है। ठीक है, इसलिए एलपीजी एक अच्छा ईंधन है। सब पहली लाइन, एक एलपीजी एक अच्छा ईंधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है। आसानी से उपलब्ध है एलपीजी, क्योंकि घरों में सिलेंडर भरवाते हैं तो आसानी से उपलब्ध है। हर किसी घर में आज तक अभी तक सभी लोगों घर में गैस से रोटी बनती है। पहले ज़माने में चूल्हे वगैरह से रोटी बनती है। अभी भी गांव में जाओ तो चूल्हे वगैरह से रोटी लोग बनाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत भिंड शहर की बात करें तो उसमें भी अभी जैसे सबके पास सिलेंडर होते हैं घर में और उसमें आसानी से गैस उपलब्ध होती है। ठीक है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और यह एक सस्ता भी है। यह एक सस्ता भी है। सरकार है वो आज की इसको महंगा कर रहे हैं एलपीजी गैस सिलेंडर को। वैसे एलपीजी गैस सस्ती है। यह माध्यम दर से आसानी से जल जाता है। यह इसको ज़्यादा कठिनाई नहीं पड़ती है जलाने के लिए, आराम से जल जाता है। लाइटर होता है, तीली होती है, उसे थोड़ी आग तुरंत पकड़ लेती है। तो इसको लिखिए कि माध्यम दर से आसानी से जल जाता है और अधिक ऊर्जा भी पैदा होती है। जलने के बाद यह किसी भी तरह का अवशेष नहीं छोड़ता है।
और जलने के बाद यह किसी प्रकार का अवशेष नहीं छोड़ता। जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बन जाता है, जब थोड़ी कि उसमें राख निकल रही या उसमें धुआं निकल रहा है, ऐसा ऐसा लकड़ी में देखने को मिलता है। जब हम खाना बनाते हैं तो लकड़ी जल जाती है, नीचे राख रह जाती है, ठीक है, लेकिन एलपीजी में तो ऐसा कुछ होता नहीं। ये क्वेश्चन समझें। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज की ज्वलन ताप एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटे कागज की तुलना में कम होती है। इसमें कह रहे हैं कि एल्युमिनियम पाइप है, उसके ऊपर कोई कागज लपेटते हैं तो वह कागज नहीं जलता, और वैसे कागज को जलाएं तो वह जल जाता है। तो कागज का जो ज्वलन ताप होता है वो अलग होता है, एल्युमिनियम का ज्वलन ताप होता है वो अलग रहता है। जो कागज का ज्वलन ताप होता है वो कम रहता है, जो एल्युमिनियम का ज्वलन ताप रहता है, आप इसको ज्वलन ताप बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वलन ताप को आप अलग मतलब है, ज्वलन ताप को समझना कि ज्वलन ताप क्या रहता है, इस शब्द को भी समझना और याद करना ज्वलन ताप, क्योंकि जब पेपर में लिखेंगे ना तो ज्वलन ताप थोड़ा अच्छे नंबर देगा और अच्छा लगता है ज्वलन ताप, ठीक है। ज्वलन ताप को ध्यान देना, ज्वलन ताप पे 2-3 क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन में तुम ज्वलन ताप मिल ही जाएगा ज़्यादातर। तो लकड़ी का ज्वलन वो कागज का ज्वलन ताप रहता है वो कम रहता है, एल्युमिनियम का ज्वलन ताप होता है वो अधिक रहता है। जब अपन कागज को एल्युमिनियम के ऊपर लपेटते हैं तो क्या रहता है, कागज का ज्वलन ताप बढ़ जाता है, इसलिए कागज नहीं जलता, क्योंकि एल्युमिनियम का ज्वलन ताप रहता है वो अधिक रहता है। ऐसे अपन बात करते हैं जब कोई प्लास्टिक का गिलास लेते हैं, आप प्लास्टिक का गिलास रहता है जो डिस्पोजल शादी विवाह में मिलते हैं, डिस्पोजल में अपन नीचे से उसमें आग लगाएंगे, डिस्पोजल में खाली डिस्पोजल मान लेते हैं, उसमें अपन डिस्पोजल में आग लगाएंगे तो वह जल जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है। और अगर उसमें पानी भर देंगे डिस्पोजल में, फिर नीचे से अपन लाइट लगाएंगे या गैस के ऊपर रखेंगे उसको, तो वह नहीं जलता, जबकि पानी उबलने लगता है, क्योंकि जो जल का ज्वलन ताप रहता है वो बहुत अधिक रहता है जल का, और जो प्लास्टिक का ज्वलन ताप कम रहता है। इसलिए जब अपन आग लगाते हैं ना उसमें, तो जल का ज्वलन ताप अधिक होने से वो जो प्लास्टिक का जो डिस्पोजल होता है उसका वो आग नहीं पकड़ता, यही कारण है इसमें। जब किसी चीज़ का ज़्यादा ज्वलन ताप रहता है और उसके आसपास कोई कम ज्वलन ताप वाली वस्तु लपेटते हैं तो वो वस्तु अधिक ज्वलन ताप वाले वस्तु पर आधारित हो जाती है, उसका ज्वलन ताप ले लेती है, ऐसा मान सकते हैं, ले लेती है, वो नहीं जलती है, ठीक है। जब अपन आग लगाते हैं तो उसका ज्वलन ताप और उसका ज्वलन ताप सिमिलर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है इसमें कम रहता है। इसमें क्या है कि जो कागज का ज्वलन ताप होता है, कागज का ज्वलन ताप होता है वो कागज का ज्वलन ताप होता है वो एल्युमिनियम की तुलना में कम रहता है, और जब अपन अधिक ज्वलन ताप वाले किसी वस्तु पर कम ज्वलन ताप वाले वस्तु को लपेटते हैं तो उसमें आग जलाने पर वो नहीं जलेगा, क्योंकि अधिक ज्वलन ताप वाले वस्तु का भी कुछ ना कुछ असर रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें 7 प्रश्न आ गया, 7 इसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें 5 के बाद सीधे 6 क्वेश्चन नहीं आया, जो 6 क्वेश्चन था उसमें नहीं था, 7 से स्टार्ट हो रहा है 7 क्वेश्चन, क्योंकि जो 6 क्वेश्चन था जो फर्स्ट जो मैंने लेक्चर लिया था इसका ज्वलन ताप 4 चैप्टर क्लास 8, तो उसमें मैंने उसको डायग्राम को मैंने समझा दिया था, मोमबत्ती का उसमें डायग्राम पूछा गया है कि इसका चित्र बना, डायग्राम समझाया। उसमें 3 परत होती हैं, अंदरूनी परत, मध्य परत और ऊपर की होती है बाहरी परत, तो उसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया। अगर आपको नोट्स करना है तो उस लेक्चर में उस वीडियो को देखें, मिल जाएगा वो क्वेश्चन, उस दिन मैंने समझाया था, इसलिए मैं उसको क्वेश्चन को नहीं लाया, सीधे डायरेक्ट बात करेंगे अपन 7 प्रश्न नंबर 7 पे। ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रतिशत किया जाता है? तो ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रतिशत किया जाता है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। किलोजूल, किलोजूल प्रति किलोग्राम, केजी किलोग्राम द्वारा प्रतिशत किया जाता है।
ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो शॉर्ट लिख लो, अगर इसे तुम समझ जाओ तो ये लिख सकते हो, नहीं तो फिर केजी का मतलब किलो जूल, ठीक है, क्योंकि केजी का मतलब होता है किलो और जे का मतलब होता है जूल, और इसके नीचे लिखेंगे अपन प्रति किलोग्राम, ठीक है। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डंडे का मतलब ही रहता है, इधर समझा देते हैं, इधर किलो जूल बटे इसमें अपन लिखेंगे के जी, ठीक है। ये वही फॉर्म में लिखा है, बीच में डंडे का मतलब नीचे बटे में भाग। फिर अपन पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। CO2 होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो आग को किस प्रकार नियंत्रित करता है, क्योंकि जो अग्निशामक अग्निशामक जानते हो अग्निशामक क्या होता है, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर मैंने इस पार्ट का लिया था, उसमें अग्निशामक के बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि अग्निशामक क्या होता है। अग्निशामक जो पेट्रोल पंप के पास जो रेड रेड कलर का एक सिलेंडर जैसा रखा रहता है, उसमें गैस निकलती है, उसमें CO2 भरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है उसमें, ठीक है। और भी गैसें रहती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस भरी रहती है, उसे अग्निशामक बोलते हैं, ठीक है। और जो अग्निशामन होते हैं, शामन अग्निशामक अलग चीज़ होती है, यंत्र है। अग्निशामक होता है वो आग बुझाने वाले कितने यंत्र होते हैं, उनका एक शब्द है अग्निशामन, ठीक है, और अग्निशामक, ठीक है। शामक और शामन अलग अलग दो शब्द। तो इसमें अपन बात करेंगे CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। CO2 ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह ढक लेती है। ईंधन ऑक्सीजन के बीच CO2 के आ जाने से दहन हेतु आवश्यकता ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए इससे आग नियंत्रित की जाती है। इसमें ये बोल रहा है कि जब कोई ईंधन को जलाते हैं, ईंधन अपन बहुत बार मैंने बता दिया ईंधन का मतलब क्या रहता है। ईंधन का मतलब लकड़ी नहीं रहती है हमेशा, ये चीज़ याद रखना। ईंधन की बात करें तो ये नहीं कि ईंधन मतलब लकड़ी, नहीं, ये गलत है। ईंधन का मतलब होता है कि कितनी सारी चीज़ें अपन जलाते हैं, वो सारी ईंधन में ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने लकड़ी को जलाया, पन्नी को जलाया, प्लास्टिक जलाई, मैंने कुर्सी जलाई प्लास्टिक की, ठीक है। और मैंने कुछ भी जलाओ, गैस भी जलाओ, LPG जला रहा वो ईंधन है, ठीक है। गैस भी आ जाती है इसमें, LPG जलाओ गैस है, CNG जला रहा है वो ईंधन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह एक चीज़ याद रखना कि ईंधन का मतलब हमेशा लकड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो जब किसी अपन ईंधन को जलाते हैं, तो जब ईंधन को जलाते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो जलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो बुझ जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर में एक प्रयोग है, जिस चित्र में किताब में समझाया गया है कि जब अपन अगरबत्ती 3 जलाते हैं तो एक गिलास ऊपर रख देते हैं, एक एक में जब गिलास रखते हैं तो बीच में थोड़ी सांस रहती है, तो उसमें वायु जाती है तो जलती रहती है, और जो एक में कोई सांस नहीं रहती है उसके ऊपर अपन गिलास रखते हैं तो बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। डायग्राम समझाया गया है किताब में, दूसरे या तीसरे पेज पे है। तो उसमें पूछा गया है कि CO2 कैसे आग को बुझाने के लिए सही है, क्योंकि CO2 है वो क्या करती है, जब कोई ईंधन को जलाते हैं तो CO2 क्या भारी रहती है ऑक्सीजन से, तो ये कंबल की तरह ढक लेती है उसको, ऑक्सीजन को। तो जितना ऑक्सीजन होता है उसकी वो जितना ऑक्सीजन होता है ख़त्म हो जाता है, इसलिए आग बुझ जाती है। CO2 क्या करती है, ढक लेती है ऑक्सीजन को। CO2 भारी होती है, ऑक्सीजन होती है हल्की। वातावरण में कितनी सारी गैसें होती हैं अपने वायुमंडल में, जितनी भारी गैसें होती हैं वो नीचे रहती हैं, फिर उससे भारी थोड़ी ऊपर रहती हैं, उससे भारी और ऊपर रहती हैं। हीलियम होती है वो हल्की गैस रहती है, वो क्या रहती है, वो सबसे ऊपर रहती है, ठीक है। तो ऐसे अपन जो जो रहते हैं ना, बलून की बात करें तो उसमें हीलियम भरी रहती है, क्योंकि वो हल्की गैस रहती है, उसमें भरते हैं तो बलून था उड़ जाता है। और जो अपन फूंक फूंक के भरते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जो घर के बलून को फुलाते हैं तो उड़ते नहीं, ऊपर जाते नहीं हैं। ऊपर तुम करो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो गैस भरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, क्योंकि अपन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अपन जो बलून में भरेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है तो भारी गैस रहती है, ऑक्सीजन थोड़ी हल्की गैस रहती है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन को अपन उसमें कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड होती है MO, वो
CO2 गैस होती है उससे भी भारी रहती है, ठीक है। गैस कि अपने हिसाब से ऐसे ऑक्सीजन, तुम दो चीज़ें याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड भारी रहती है और ऑक्सीजन होती है वो हल्की रहती है। तो जब अपन ज़मीन पे कोई लकड़ी जल रही हो, ठीक है, तो उसमें CO2 डालेंगे, अग्निशामक से में अग्निशामक का उपयोग करके उसको बुझाएंगे तो CO2 क्या है, भारी रहती है, वो जगह घेर लेगी, बहुत सारी नीचे नीचे रह जाएगी, और जो ऑक्सीजन रहती है वो ऊपर चली जाएगी। ऑक्सो फिर वो ईंधन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इसलिए आग बुझ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ये वाला दो चीज़ें याद रखना अपन, मेन इंपॉर्टेंट जो CO2 होती है वो भारी है और ऑक्सीजन होती है वो हल्की रहती है, ऐसा अपन यहाँ लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, देखें CO2 और O2, ठीक है, ऐसे। और इससे भारी क्या रहती है, तो इससे भारी अपन ऐसा लिखते हैं, देखना जो CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है जो मैंने समझा दिया है। जब अपन किसी ईंधन को जलाते हैं वो अधूरा अपन उसको जलते छोड़ देते हैं तो वो धुआं देता है, तो उससे गैस निकलती है, तो वो CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और जब ईंधन पूर्ण रूप से जल रहा होगा तो उससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन, पता है आपको, ठीक है। तो CO सबसे भारी होती है, फिर उसके बाद होती है CO2, फिर उसके बाद होती है, अरे फिर उसके बाद होती है O2, ठीक है। ये तीन सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है। तो आप नॉर्मल क्वेश्चन समझेंगे। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, और परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। हरी पत्तियों का ज्वलन ताप सूखी पत्तियों की ज्वलन ताप में अधिक होता है, इसलिए सूखी पत्तियां आसानी से पकड़, ठीक है। मैंने बोला तुमसे कि एक चीज याद रखना कि ज्वलन ताप, बस हर प्रश्न में ज्वलन ताप की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण। इसलिए मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने सब क्वेश्चन आंसर नहीं समझाए, चैप्टर में से ढूंढे जो मेन शब्द होते हैं, शब्दावली होती हैं जो क्वेश्चन में ज़्यादा यूज होती हैं, आप आंसर लिखते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, शब्द होते हैं ऐसे, तो वही शब्द मैंने समझाए थे। तो उसमें ये मेन इंपॉर्टेंट शब्द है ज्वलन ताप। हर क्वेश्चन में ज्वलन ताप बना के लिखना है क्वेश्चन तो अपन लिख सकते हैं, ज्वलन ताप याद रखना, ठीक है। ज्वलन ताप क्या रहता है, तो उसमें पूछा गया है कि सूखी पत्तियों में आग आसानी से पकड़ लेती है, लेकिन जब हरी पत्तियां होती हैं तो उसमें आग नहीं पकड़ती उतनी जल्दी जितनी सूखी पत्तियों में आग पकड़ लेती है, क्योंकि सूखी पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियों का जो ज्वलन ताप होता है वो कम रहता है, हरी पत्तियों का ज्वलन ताप रहता है वो ज़्यादा रहता है। और जो और जल का ज्वलन ताप रहता है और अधिक रहता है, ठीक है। और इतना जल का रहता है ज्वलन ताप, लकड़ी का ज्वलन ताप भी अधिक रहता है, ठीक है। जो चीज़ देर में जलती है उसका ज्वलन ताप अधिक रहता है, और जो जल्दी जल जाती है उसका ज्वलन ताप कम रहता है। कागज़ का ज्वलन ताप, अब मैं आपसे पूछूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब मुझे देना, आपके लिए क्वेश्चन है ऐसे ही कि लकड़ी की बात करें और जल, लकड़ी का ज्वलन ताप कम रहता है या फिर जल का ज्वलन ताप कम रहता है, ये बताओ। ये तुम बताना कमेंट सेक्शन में किसका ज्वलन ताप कम रहता है और किसका ज्वलन ताप अधिक रहता है, लकड़ी और जल। तो हरी पत्तियों का ज्वलन ताप अधिक रहता है, ठीक है, और जो सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम रहता है। प्रश्न नंबर 10, सोने और चांदी की सोने और चांदी की पिघलाने के लिए सोने और चांदी को हुआ है, ठीक है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। स्वर्णकार सबसे भारी
ज्वाला क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, सोने और चांदी को जब अपन पिघलाते हैं तो अपन किस ज्वाला का प्रयोग करते हैं। ज्वाला का मतलब मैंने समझा दिया था कि जब मोमबत्ती को अपन जलाते हैं तो जो वायु क्षेत्र में जो ज्वाला बनती है, जो जलती है, जब किसी लकड़ी को जलाते हैं, जो वायु क्षेत्र में जो जितने दिखती है आग जलती हुई, लकड़ी नहीं, जो उससे निकलती है, जो लौ निकलती है, लौ से अपन ज्वाला बोलते हैं। तो किस ज्वाला का उपयोग करते हैं, तो अपन ने बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में कि ज्वाला 3 भागों में डिवाइड है। पहला भाग होता है जिसका ऊपरी भाग होता है, उसको ऊपरी ज्वाला कहते हैं। माध्यमिक ज्वाला और अंदर वाला भाग होता है सबसे, उसे कहते हैं अंदरूनी ज्वाला। जो अंदर वाला भाग होता है उसमें क्या रहता है, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। जिसको ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती। जो बाहरी क्षेत्र होता है वो ऑक्सीजन के टच में रहता है, ठीक है, इसलिए उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन, उसको जितनी ज़रूरत रहती है उतनी ऑक्सीजन उसको मिल जाती है। इसलिए वो ऊपरी वाला भाग होता है वो ज़्यादा गर्म रहता है। इसलिए सोने और चांदी को जलाने के लिए किस ज्वाला का उपयोग करते हैं, तो ऊपरी ज्वाला होती है भारी ज्वाला, उसका अपन यूज करते हैं। तो उसमें लिखा है, सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। सबसे गर्म जलाने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करते हैं भारी, देखिए भारी ज्वाला का उपयोग करते हैं, ऊपरी जगह, ठीक है। भारी ज्वाला 3 होती है। ऐसे ज्वाला का मतलब ये होता है, देखो अपन एक मोमबत्ती हम बनाएंगे ऐसे करके, और इसमें ऐसे करेंगे, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे करेंगे, फिर इससे जो ज्वाला निकलेगी ऐसे ऐसे, ठीक है, ज्वाला निकलेगी, ठीक है। ये अगरबत्ती थी। अब इसकी क्या है, ये इतना वाला भाग होता है, इतना ये वाला भाग, इसको ये अपन बोलते हैं ज्वाला, ठीक है। ये ज्वाला है, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं इसकी, है। ऊपरी वाली बाहर होती है, गर्म रहती है, उससे नीचे वाली कम गर्म, जो वाली बहुत कम गर्म रहती है, ठीक है। ऊपरी वाली लेयर का उपयोग करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के टच में रहती है, ऊपर वाली लेयर, ठीक है। ये मैंने समझा दिया था। प्रश्न नंबर 11, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्ण दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा इसमें दी गई है, कितनी है इतनी बड़ी, 18 लाख, ठीक है, केजी थी। ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात कीजिए। अपन क्या करना है, ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात करना है। तो ऊष्मीयमान होता है, इसका एक फॉर्मूला रहता है, ये याद रखना। ऊष्मीयमान का एक फॉर्मूला रहता है, उत्पन्न ऊष्मा और ईंधन का द्रव्यमान। तो इसमें क्या रखा है कि ये उत्पन्न ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा, अपन को उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा इतने दी गई है, ठीक है। तो उत्पन्न ऊष्मा उसमें 18 लाख दी गई है, ठीक है। तो उत्पन्न ऊष्मा, ये का उत्पन्न ऊष्मा मान रखेंगे, उत्पन्न ऊष्मा को अपन मापते कितने हैं, किसमें नापते हैं, तो उसमें लिखा है, इसका मैंने पहले जो क्वेश्चन था इसमें इसको मापते हैं तो केजी बटे केजी, इसमें के जे आएगी और बटे में के जी आएगी। ये मैंने बता चुका हूँ ना, के जी बटे के जी। ये जूल होता है, किलोग्राम किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो फिर जो उत्तर उसमें मान रखेंगे अपन, मात्रा लगाएंगे, भाग इसका मतलब होता है भाग, तो भाग इसमें लिखा ही है 4.k ईंधन का द्रव्यमान इसमें दिया गया है, ईंधन का पूर्ण दहन, ये 4.k मान रखेंगे, 4.k इसमें डिवाइड करेंगे, इसका मान ये आएगा। फिर इसका अपन, इसका मात्रा अलग है, इसका मात्रा अलग है, फिर दोनों मात्रा को एक साथ में लिखेंगे, केजी बटे किलोग्राम। इसको अपन पढ़ेंगे केजी बटे किलोग्राम, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, क्या जंग लगने की प्रक्रिया को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए।
नहीं, ठीक है। जंग लगना बहुत धीरे धीरे होता है और इसमें ताप उत्पन्न नहीं होता। दहन के लिए अवशेष ज्वलन ताप आवश्यक होता है। देखो जब इसके क्या इसमें बोल रहे हैं कि दहन दहन के लिए क्या है, ज्वलन ताप एक महत्वपूर्ण वो है। दहन तभी होगा जब ज्वलन ताप रहेगा, ठीक है। तो जो जंग लगना वो अलग प्रक्रिया रहती है। जंग लगना जंग तो उसमें कोई ताप की जरूरत थोड़ी पड़ती है। जब किसी लोहे को अपन डाल देते हैं, उसको नमी मिलती है, बहुत लंबे समय तक कोई लोहे का टुकड़ा डल रहता है, तो इसमें क्या है, धीरे-धीरे लंबे समय लगता है इसमें। कम से कम 6 महीना मान लो डला रहेगा, नमी पकड़ेगा, तो उसमें जंग लग जाएगी। वो उसको तो थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है। और इसकी अपन इस चैप्टर में बात कर रहे हैं ताप, कहाँ नमी, तो बहुत अंतर है, ठीक है। तो जंग लगने के लिए कोई अपन को इसमें ताप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए दहन नहीं कह सकते कि जंग लगना एक दहन वाली प्रक्रिया नहीं है। दहन में आग आग का लगना जरूरी रहता है, ठीक है। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में? शायद ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अरे यार, चलो ठीक है। क्वेश्चन, आपदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें भीकर में रखा जल गर्म किया गया। आपदा ने भीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग में रखा। रमेश ने ज्वाला के सबसे भाग में किसका पानी